नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू पॉडकास्ट न्यूरोक्लिक्स मीडिया पॉडकास्ट। आज है हम डॉक्टर जस्टिन थॉमस सर, जो कि अभी करंट में अपोलो सेज हॉस्पिटल में सर अभी कार्यरत है। और हम सर का कुछ एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि सर। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जस्टिन थॉमस, consultant intervention neurologist and stroke specialist, Apollo CG Hospital, Bhopal. I have specialization in both neurology and intervention neurology. So, about my qualification, I did MBBS from Government Medical College, Kottayam. Then I did MD from Dr. SN Medical College, Jodhpur, and DM Neurology from Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow. Then I did also DRNB Neurology. I did Fellow of European Board of Neurology also, and MRCP Specialty Certificate Examination in Neurology also. I did postdoctoral fellowship in Neurovascular Intervention, FNB Neurovascular Intervention from Pacific University, a fully MCA certified recognized program of 2 years, National Board of Education. I have experience of nearly 5 years in intervention neurology and overall 10 years in general neurology. तो सर से आज हम कुछ क्वेश्चंस सर से पूछेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक क्या होता है सर? स्ट्रोक ये सडन ब्रेन डैमेज होता है, आइदर ब्रेन की सर्कुलेशन में रुकावट आई या ब्रेन का वेसल्स रप्चर होने के। ये सडन जो न्यूरोलॉजिकल चेंज को हम स्ट्रोक या लकवा बोलते हैं। सर इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, मतलब स्ट्रोक के सर? स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। बहुत गलतियां होता है कि मतलब कुछ लोग स्ट्रोक के लक्षण पहचान नहीं पा रहे, उसको कुछ गैस की बीमारी समझते हैं या बीपी के बीमारी समझते हैं। तो स्ट्रोक का लक्षण है कि अचानक से किसी व्यक्ति में बी फास्ट बोलते हैं हम इसको न्यूमोनिक वर्ड से, बी फॉर बैलेंस, अचानक से बैलेंस बिगड़ गया। ई फॉर आई साइट, अचानक से एक आंख का विजन लॉस हो गया या डबल दिखने शुरू हो गया। एफ फॉर फेस, मुंह टेढ़ा हो गया, तिरछापन आ गया अचानक से। और ए फॉर आर्म्स, आर्म्स मतलब हाथ या पैर में अचानक से कमजोरी आना। और एस फॉर स्पीच, बोलने में अचानक से लड़खड़ा कहना या बोलना समझ नहीं पा रहा है। ये सब अचानक से हुआ तो वो स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। लास्ट जो टी है वो टाइम है। ऐसे कोई भी लक्षण हुआ तो तुरंत स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल आना जरूरी है। मतलब इंस्टेंट अपने को सर उसमें स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल आना है, क्योंकि स्ट्रोक में क्या होता है कि हर सेकंड में 19 मिलियन न्यूरॉन्स डैमेज होते जाते हैं हर सेकंड में। तो ये कभी रीग्रोथ नहीं होता है, ये ब्रेन का प्रॉब्लम है। न्यूरॉन्स कभी एक बार डाई हो गया तो वो रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं है। सो टाइम पे हॉस्पिटल में पहुंच के और सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन करके स्ट्रोक किस प्रकार का है, अगर ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक है या क्लोटिंग वाला स्ट्रोक है, जल्दी आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट जल्दी करना चाहिए। सर क्या स्ट्रोक का इलाज संभव है? इस सेंचुरी में बोलता हूँ स्ट्रोक का इलाज 100% पॉसिबल है। सो क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? अगर जो क्लोटिंग वाला स्ट्रोक है उसमें जो ब्रेन के छोटे नसों में क्लोटिंग होता है तो तुरंत स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पहुंच गए तो सीटी स्कैन में पता चला कि ब्लीडिंग नहीं है या एमआरआई में पता चला क्लोटिंग दिख गया तो हम तुरंत, ये स्ट्रोक क्लॉट बस्टिंग थेरेपी है, आईवी थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं हम इसको। हम ये 4.5 घंटे के अंदर देना होता है। एक इंजेक्शन आता है 10 प्लेस या अल्टीप्लेस, वो हम दिए तो छोटा स्ट्रोक जो है जल्दी रिवर्सिबल होता है। दूसरा एक ट्रीटमेंट है मैकेनिकल थ्रोम्बोटमी, उसमें ब्रेन के बड़े बड़े नसों में बड़ा ब्लॉकेज होता है, क्लोटिंग होता है, उसको एंजियोग्राफी के साथ हम कैथलैब में निकाल देते हैं और विदाउट ब्रेन ओपनिंग, इसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बोटमी बोलते हैं। ये सुविधा लगभग 24 आवर तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब स्ट्रोक का इलाज विदाउट सर्जरी पॉसिबल है सर? यस, ये बोलना है इम्पोर्टेंट है। ये सब इलाज लास्ट 10 to 20 ईयर्स में ही आया है। अच्छा। और बाकी सर युवाओं में आजकल काफी स्ट्रोक बढ़ रहा है सर, तो वो किस कारण मतलब स्ट्रोक इतना ज्यादा मतलब हावी होता जा रहा है लोगों पे सर? देखिए यंगस्टर में काफी स्ट्रोक मतलब ये बहुत ग्रोइंग हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज ऑफ इस टाइम के लिए। इंडिया में पाया जाए मतलब यंग एज में लेस देन 30-40 ईयर्स में स्ट्रोक दिखने लग गया। स्ट्रोक भी और मायोकार्डियल इन्फार्क्ट, हार्ट अटैक भी। क्या कारण है? एक्चुअली इसका एक कारण है हमारा जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड से जो
शुगर और बीपी सब होने का संभावना 10 साल पहले आता है, 1 डेकेड पहले आने का। ये हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम है। और हमारा जो पुराना जनरेशन है वो बहुत मतलब फमीन मतलब खाने के कमी से मतलब बॉडी अडाप्ट हो गया। तो आज का जनरेशन में वो पॉवर्टी नहीं मिल रहा है, तो वो खाना खा रहे और एक्सरसाइज नहीं कर रहे पुराने जनरेशन जैसा। तो उनमें जो लाइफस्टाइल के हिसाब से और जेनेटिक के हिसाब से फैट डेपोजिशन जल्दी हो जाता है, और ये एक कारण है जल्दी स्ट्रोक और हार्ट अटैक यंगर जनरेशन में आने का। कि जैसे कि सर सिर दर्द कितने प्रकार के होते हैं सर? सिर दर्द की बात करें तो सिर दर्द दो प्रकार का होता है। जी सर। बेसिकली जो है प्राइमरी हेडेक या सेकेंडरी हेडेक। ओके। जो प्राइमरी जो हेडेक है वो ब्रेन की अंदर की मतलब छोटे छोटे मोलिकुलर लेवल पे प्रॉब्लम होता है। जैसे वो स्ट्रक्चरली कोई डैमेज नहीं होता है, उसके वजह से होता है। जैसे माइग्रेन है, टेंशन हेडेक है, थंडर क्लैप हेडेक है, और ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेवाल्जिया है। ये प्राइमरी हेडेक हो गए। और ब्रेन के अंदर या रिलेटेड स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्चरली कोई डैमेज होता है या स्ट्रक्चरली कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, उससे वजह से जो हेडेक होता है उसको हम सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं। जैसे ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ, एन्यूरिज्म फट गया, या साइनसाइटिस की वजह से हेडेक हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से हेडेक हो रहा है, ये सब सेकेंडरी हेडेक होता है। और सर माइग्रेन के क्या लक्षण होते हैं? अपन कैसे मतलब पता करें कि अपन माइग्रेन को फेस कर रहे हैं सर? माइग्रेन बहुत कॉमन हेडेक है। ओके। वो हेडेक मतलब यंगर पॉपुलेशन में ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये चिल्ड्रन में भी, एडल्ट बहुत ओल्ड एज में भी मिलना पॉसिबल है। यूजुअली एक वन साइडेड हेडेक होता है, एक साइड सिर का एक साइड में होता है। उसमें अंदर पल्सेटिंग फॉर्म में, जैसे थ्रोबिंग सेंसेशन बोलते हैं, झपकने का फीलिंग आता है। कभी कभी उल्टियों के साथ आता है, और उसके साथ में लाइट देखना, आवाज़ सुनने से ये दर्द बढ़ जाता है। फोटो सेंसिटिविटी, फोटोफोबिया और फोनोफोबिया बोलते हैं हम इसको। इस लक्षण के साथ दर्द आता है एक साइडेड का, वो माइग्रेन ही हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर कब सर दर्द को गंभीर मानना चाहिए कि सर अब जो सिर दर्द है वो मतलब हमारे लिए मतलब घातक हो सकता है? एक सिर दर्द है तो वो रूटीन लक्षण से, जो माइग्रेन का जो लक्षण बोला उस प्रकार का नहीं आ रहा जी, और दवाई से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, या वो इतना सीवियर हो गया कि वो स्लीप से उठना पड़ रहा है पेशेंट को दर्द के कारण, या इतना तेज एकदम अचानक से झटका जैसा दर्द सर में होता है। और जो एज 50 एंड अबव उनमें नया सर दर्द हो रहा है, ये सब डेंजर हेडेक मानना चाहिए। ओके ओके सर। पहले बोला है प्राइमरी हेडेक है, सेकेंडरी हेडेक है। जो प्राइमरी हेडेक है वो बहुत कॉमन होता है। उसमें माइग्रेन आता है, टेंशन हेडेक आता है। फिर एक रेयर वैरायटी आता है, उसमें हम ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिक सेफाल्जिया बोलते हैं। और बहुत अनकॉमन टाइप का हेडेक है, प्राइमरी स्टैबिंग हेडेक, प्राइमरी न्यूमुलर हेडेक, स्लीप हेडेक। ऐसे बहुत रेयर वैरायटी ऑफ प्राइमरी हेडेक भी होता है। सर क्या हर सिर दर्द में एमआरआई होना जरूरी होता है सर? नहीं, इफ जो पेशेंट का सिम्टम्स जो है वो नॉर्मल हेडेक का मतलब जो प्राइमरी हेडेक के अंदर में आ रहा है और सीवियर कैटेगरी में नहीं आ रहे, जो रेड फ्लैग्स जो मैंने बोला था उसी में नहीं आ रहे, उसमें केवल दवाई से ठीक होना चाहिए। तो उसमें एमआरआई इंडिकेटेड नहीं होता है। बट जब भी जो रेड फ्लैग्स आते हैं उसमें हमको इमेजिंग जरूरी होता है, सीटी या एमआरआई। और सर मैं आज कुछ एपिलेप्सी, मिर्गी मतलब मिर्गी क्या होता है सर, उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि मिर्गी एक जो बीमारी है सर वो मतलब क्या मतलब मिर्गी से अपन? अच्छा, मिर्गी एक सिंगल एपिसोड ऑफ सीशर है। उसमें क्या होता है कि ब्रेन में कोई पॉइंट या पूरा ब्रेन से अबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट उत्पादन करता है, और वो बॉडी का किस हिस्सा में कुछ मूवमेंट करते हैं। कुछ लोगों में वो वायलेंट जर्क की तरफ प्रकट करते हैं, कुछ लोगों में अचानक झंझनी या सेंसरी लॉस के फॉर्म में प्रकट करते हैं। वो सिंगल इवेंट को हम मतलब फिट्स या दौरा बोलते हैं। और एक पेशेंट को बार बार एक सादा जो मिर्गी आने का संभावना है और आ रहा है, उसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। ओके सर।
और सर क्या अपन मिर्गी को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं सर? देखिए, दवाई से up to 70 to 80% of these fits can be fully controlled. एक और और शब्द बोलना चाहता हूँ। जी जो ड्रग रेसिस्टेंट एपिलेप्सी में आजकल एपिलेप्सी सर्जरी होता है, वेगल नर्व स्टिमुलेशन, ओके सर। वो ऐसे एडवांस ट्रीटमेंट भी आजकल उपलब्ध है। और सर कमर दर्द और स्लिप डिस्क में क्या फर्क है सर? देखिए, कमर दर्द जो रूटीनली पेशेंट आता है वो उसमें जो स्लिप डिस्क या इंटरवर्टेब्रल डिस्क कोलैप्स एक माइन्यूट परसेंटेज ही बनता है। तो मेन जो कमर दर्द के कारण है उसको वो है मैकेनिकल बैकएक। उसमें जो है पेशेंट का पोस्चर के वजह से और ये बैड हैबिट्स की वजह से, वेट ले उससे वजह से जो लोकल पेन होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। इसमें हम मैकेनिकल बैकएक बोलते हैं। जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क कोलैप्स है या स्लिप डिस्क है, वो ये जो होता है जो वर्टेब्रल के बीच में जो सपोर्टिंग जो टिश्यू होता है उसमें हम डिस्क बोलते हैं, वो उसको प्रोलैप्स होता है अंदर की तरफ, और वो प्रोलैप्स के कारण अगर नस को दब गया वो रेडिएटिंग पेन पैरों में जाते हैं या हाथों में जाते हैं जहाँ जो कंप्रेशन होता है। और सर हाथ का अपना हमेशा पार्किंसंस ही है, मतलब ऐसा कुछ इसका मतलब जैसे पार्किंसंस के बारे में अपन जानना चाहते हैं कुछ आपके बारे में। पार्किंसंस मतलब पार्किंसंस क्या है सर? हाथ पैर का अपना पार्किंसंस डिसीज है क्या सर? देखिए, हर बार ये हाथ का अपना पार्किंसंस नहीं होता है। पार्किंसंस से जो मोस्ट कॉमन हो सकता है जो दोनों हाथ पैर कांपना, वो एसेंशियल ट्रमर होता है। कुछ लोगों में जेनेटिक बीमारी होता है, वो एज के साथ बढ़ने का संभावना है, वो एसेंशियल ट्रमर है। पार्किंसंस में रूटीनली ट्रमर के साथ एक साइड में स्टिफनेस ये साथ में है और पूरा बॉडी में स्लोनेस आ गया, तब हम बोलते हैं ये पार्किंसन बीमारी हो सकता है। जी सर। और सर इसका इलाज संभव है पार्किंसंस का? पार्किंसन की इनिशियल फेज में वो दवाई से पूरा कंट्रोल होता है, और टाइम बढ़ने के बाद आजकल एक सर्जरी उपलब्ध है, उसको हम कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। उसमें ब्रेन के अंदर डीप इलेक्ट्रोड्स डिपॉजिट करते हैं, तो उससे पार्किंसंस का बीमारी में बिना दवाई से भी कंट्रोल करना पॉसिबल होता है। ओके ओके। और सर पार्किंसंस के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, कि अपन कैसे पता करें कि पार्किंसंस मतलब? पार्किंसंस का मेन लक्षण में 4 चीज है। एक तो है कंपन, एक साइड का, वो भी रेस्टिंग टाइम में, कुछ काम करने वक्त नहीं है, बैठे बैठे रेस्टिंग में ट्रेमर शुरू हो रहा है, वो एक पार्किंसन का लक्षण है। दूसरा बॉडी में स्टिफनेस इन द सेंस जो है मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो गया, मतलब और स्लो धीमापन हो गया। ओके। और जो पोस्चर भी है थोड़ा झुकना शुरू हो गया, और पोस्चर में मतलब गिरने के भी चांस रहता है। ये नॉर्मल पार्किंसंस का लक्षण में है, और पार्किंसन ज्यादातर एक साइड से शुरू होता है। सर। और बाकी सर मैं आपसे हाथ पैर में झंझनाहट क्यों होती है सर, इसका कुछ आपको न्यूरोपैथी के बारे में आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि देखिए, हाथ पैर में झुंझुनाहट ये पॉजिटिव सिम्टम मानते हैं न्यूरोपैथी का नेगेटिव सिम्टम्स ही होता है, पॉजिटिव सिम्टम्स होता है। झुंझुनी टिंगलिंग इसे पॉजिटिव सिम्टम, और नेगेटिव सिम्टम्स में क्या क्या है, नमनेस सुन्नपन आना या कमजोर होना एक नेगेटिव सिम्टम्स है। सो ऐसे किसी को भी ये टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है तो न्यूरोपैथी एक मेन कॉज होता है। वो किस प्रकार का न्यूरोपैथी है वो एक न्यूरोलॉजिस्ट को मिलकर जांच करना चाहिए। एंजाइटी और डिप्रेशन से अगर अपने को बचना है तो क्या अपन ऐसा चीज़ें अपने डेली रूटीन लाइफ में चेंज करें ताकि सर अपन एंजाइटी डिप्रेशन को कहीं से कहीं तक लाइफ में अपना अडॉप्ट नहीं कर पाए सर, अपन उससे काफ़ी दूर रहे सर? देखिए, यंगर जनरेशन आजकल डिप्रेशन और एंग्जाइटी का जो इंसिडेंस है बहुत बढ़ गया। जी सर। बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें। एक तो लाइफस्टाइल है, दूसरा है फैमिली सपोर्ट है, और ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, स्क्रीन टाइम का इन्फ्लुएंस है, Okay. और जॉब रिलेटेड इश्यूज है। जी सर। सो ये सब प्रॉब्लम हैंडल होना इतना इजी भी नहीं है। तो
हम क्या कर सकते हैं, जो रूटीन जो वर्क रिलेटेड एंग्जाइटी, तो फैमिली रिलेटेड एंग्जाइटी, उसमें कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एक एक मेन चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक रूटीन हैबिट में होना चाहिए। और जो है फूड फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स खाओ, और जो खाना खा रहे हैं तो आप फ्रेंड्स के साथ, मतलब अकेलापन नहीं हो, फैमिली में या सोशली इंटरेक्टिव होना चाहिए। अपने हर मतलब फ्री टाइम में आप मोबाइल में मत घुसो। जी सर। आप यू टॉक टू द नियर बाई पर्सन्स। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज़ है स्लीप। ओके। आजकल ये 4 to 5 आवर्स की स्लीप या करते हैं सर, वो सोचते हैं कि 8 आवर्स यस नहीं करेंगे तो अपन। या 7 to 8 hours is minimum. It is needed for the proper brain function. And healthy diet, healthy food, healthy lifestyle. And if any symptoms occur, it is जल्दी एक डॉक्टर से मिले। ओके। ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी। और सर अगर अपन अपने ब्रेन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो क्या ऐसी कोई आप 4 to 5 टिप्स बताएंगे कि अपना ब्रेन हमें हमेशा हेल्दी कंडीशन में रहे सर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज स्लीप। ओके। Maintain at least 7 to 9 hours of sleep at night. Second is regular exercises. ओके। Drink plenty of water. Healthy diet low in salt, low in carbohydrate, and it's which contains more proteins and vitamins. ओके सर। And yoga and meditation, these things, and social interaction, not social media. ओके सर, मतलब सोशली लोगों से मिलना और Yes. बातें करना सर, एक्सरसाइज करना। Yeah. और सर जैसे कि मान लीजिए किसी कोई पर्सन अगर एंजाइटी डिप्रेशन फेस कर रहा है तो वो विदाउट मेडिसिन ट्रीट कर सकते, इट इज पॉसिबल टू ट्रीट विदाउट मेडिसिन? या शुरुआत में अगर माइल्ड केसेस है, एंग्जाइटी है, माइल्ड डिप्रेशन है, with cognitive behavior therapy, that means some kind of counseling, इससे या रूट कोज एनालाइज करके उसको ट्रीट करने से वो ठीक हो सकता है। बट सीवियर स्टेज में मतलब इट इज नॉट मेडिसिन पॉसिबल का सर, मेडिसिन। जरूरत पड़ती ओके सर। और बाकी सर जैसे आजकल लोग काफ़ी बोलते हैं कि जैसे घूमना फिरना भी एक थेरेपी टाइप में है कि Yeah, जैसे अपन yeah, घूमते फिरते उससे भी काफ़ी हद तक बिल्कुल एंजाइटी डिप्रेशन अपन मतलब बिल्कुल तक करता है। ट्रैवल इज वन इम्पोर्टेंट। जी जी। ठीक है सर।